चलो let us start with new chapter. EM waves. It is electromagnetic waves. बहुत छोटा सा चैप्टर, स्वीट सा चैप्टर, इजी गोइंग कंप्लीट होगा. बहुत ज्यादा ना थियरी पढ़नी है और ना बहुत ज्यादा अपने को कुछ नया या लर्न करना है. EM waves, electromagnetic waves. इसमें अपन प्रॉपर्टीज लिखेंगे और यही प्रॉपर्टीज में अपन सारे पॉइंट्स कवर कर लेंगे जो भी हमारे चैप्टर के लिए चाहिए. तो आप लोग लिखना चालू करेंगे. प्रॉपर्टी नंबर 1, हेडिंग लिखिए प्रॉपर्टीज, लिखिए. उसके बाद में मैं एक्सप्लेन करती हूँ. फर्स्ट पॉइंट, EM waves propagate in the form of varying, varying, varying electric and magnetic field such that the two fields are perpendicular to each other. ठीक. Next, second point, they are transverse in nature. They are transverse in nature. Next, third point, they do not require any material medium for propagation. Next, they are produced by accelerated charges. They are produced by accelerated charges. Next, in free space, they travel with the speed of light. They travel with the speed of light. बोर्ड पे C is equal to 1 upon under root of mu 0 epsilon 0, which is equal to 3 into 10 raised to 8 meter per second. In free space, they travel with the speed of light
that is c is equal to 1 upon under root of mu 0 epsilon 0, which is equal to 3 into 10 raised to 8 meter per second. Next, in material medium या in any medium, their velocity is given by बोर्ड पे लिखा है v is equal to 1 upon under root of mu epsilon. पहले अपन इतना पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आगे बताती हूँ, क्योंकि बोर्ड इतना ही दिख रहा है आप लोगों को. EM waves, जैसा हमने नाम बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में वेव्स जो है वो प्रोपोगेट कर रही है, परपेंडिकुलर चल रही है. These waves are called as electromagnetic waves. आपके दिमाग में जो भी वेव्स के नाम आते हैं, एक्सरे, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, है ना, माइक्रोवेव खाना बनाने वाला, उसमें जो वेव्स हैं दे आर कॉल्ड एज माइक्रोवेव्स. इंफ्रारेड रेडिएशन, ये जो भी वेव्स आपके दिमाग में वर्ड्स कुछ भी आपको याद हो, ये सारे कहलाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या सिंपली EM वेव्स. EM waves, they do not require any medium for traveling. देखिए, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है. आवाज जो है, साउंड जो है, इट इज ऑल्सो अ वेव, बट इट रिक्वायर मीडियम फॉर ट्रैवलिंग. तो पहले अपन वहां से देखते हैं, ये थोड़ा सा अपना 11th स्टैंडर्ड का पार्ट है कि वेव जो होती है दो तरह से हम लोग बोलते हैं, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, which require medium for traveling and which do not require medium for traveling. Sound wave यहां से वहां पहुंचनी चाहिए, it requires medium for traveling. Light, sunlight स्पेस से हमारे पास तक आ गई, तो वहां से यहां तक आने के लिए डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. तो उस ब्लॉक पे दो तरह के होते हैं कि उन्हें मीडियम चाहिए या मीडियम नहीं चाहिए. तो EM waves do not require any medium for traveling. ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है. दूसरा एक वर्ड मैंने आपको लिखवाया, ट्रांसवर्स इन नेचर. अब अपन देखते हैं कि ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है. हमारे पास फिर दो वर्ड है, एक है ट्रांसवर्स और एक होता है लॉन्जिट्यूडनल. ट्रांसवर्स का मतलब जो भी हमारी वेव होगी, इट ट्रैवल्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन. और लॉन्जिट्यूडनल का मतलब होता है विच ट्रैवल्स इन पैरेलल डायरेक्शन. नहीं पता चलेगा. ये आप एग्जांपल लेंगे लाइट का, जिससे हम अभी EM वेव ले रहे हैं, और लॉन्जिट्यूडनल में हम एग्जांपल लेंगे साउंड वेव का. साउंड वेव की जो ट्रैवलिंग है दैट कम्स अंडर लॉन्जिट्यूडनल वेव. लॉन्जिट्यूडनल वेव का मतलब क्या रहता है कि मैंने जो बोला उसने यहाँ पर, यहाँ आगे क्या है, एयर प्रेजेंट है. एयर इज ऑल्सो अ मीडियम. तो मेरा साउंड पहले इस एयर तक गया, यहाँ पर उसने करा कंप्रेशन, फिर आगे खाली जगह है, पीछे खाली जगह है, इसे बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन. ये वाली वेव आगे बढ़ी, यहाँ पर आ गया कंप्रेशन, अब ये जगह खाली हो गई, आगे भी जगह खाली हो गई, रेयर फ्रैक्शन. फिर ये और आगे गया, यहाँ पे कंप्रेशन और यहाँ पर रेयर फ्रैक्शन.
इस तरह से ये पूरा पैरेलल मूव करता हुआ आगे की तरफ जाता है। ये जो नेचर है वेव का पैरेलल ट्रैवल करने का, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल। और जब वेव परपेंडिकुलर ट्रैवल करती है, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स इन नेचर। तो ईएम वेव्स कैसी होती है? दे आर नॉन मैकेनिकल वेव्स, they do not require any medium for traveling। और दूसरा हमने बोला they are transverse in nature। transverse का मतलब they always travel in direction perpendicular। longitudinal किसे बोलते हैं? जो पैरेलल मूव करती है। ट्रांसवर्स किसे बोलते हैं? जो परपेंडिकुलर मूव करती है। अब जब हम ईएम वेव की बात कर रहे हैं तो एक इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक उसके पास मैग्नेटिक फील्ड है। बोथ द फील्ड्स आर आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, ये हो गया हमारे पॉइंट्स। इसके बाद में हम लोगों ने बोला कि ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड होती है। ये कैसे आया? तो बोले c = 1/√μ0 ε0। फ्री स्पेस में μ0 की वैल्यू आपको पता है 4 pi × 10⁻⁻⁷, ε0 8.854 × 10⁻10। वो वैल्यू जब हम डालते हैं, अंडर रूट निकालते हैं, तो हमें अप्रॉक्स वैल्यू मिलती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ईएम वेव्स कैसा ट्रैवल करते हैं? दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। यही चीज अगर मीडियम में होगी तो μ0 की जगह आ जाएगा म्यू और ε0 की जगह आ जाएगा एप्सिलॉन। ये है परमिटिविटी और ये परमियाबिलिटी। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू = c/v। ठीक, अब c की जगह ये लिखिए, v की जगह ये लिखिए, फॉर्मूला डिराइव करिए। c की जगह हम लोगों ने लिखा 1/√μ0 ε0 और v की जगह हम लोगों ने लिखा 1/√μ एप्सिलॉन। दोनों को एक साथ लिखा तो इट इज √μ एप्सिलॉन अपॉन μ0 एप्सिलॉन 0। अब म्यू अपॉन μ0 ये जो पार्ट है, दिस इज इक्वल टू रिलेटिव परमियाबिलिटी म्यू आर और एप्सिलॉन अपॉन ε0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर और इसका अंडर रूट। तो ये वाला जो म्यू है, ये म्यू और ये म्यू में कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए अपन यहाँ पे सिंबल बदल देते हैं। अपन यहाँ सिंबल कर देते हैं n। ठीक है, क्योंकि ये भी म्यू है, ये भी म्यू है, ये भी म्यू है, बहुत सारे म्यू हो जाएंगे। तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं बाय n, जस्ट बिकॉज कि म्यू हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं फॉर परमियाबिलिटी। तो ये म्यू और वो म्यू कंफ्यूजन ना करे, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से डिनोट कर दो। n = c/v और आप लोग आंसर निकालेंगे। फॉर्मूला आपके पास आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n = √μr एप्सिलॉन r। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज EM waves obey the principle of superposition। Obey the principle of superposition। कई जगह हमारे पास आया है सुपरपोजिशन कि भाई कोई भी डिस्प्लेसमेंट y जो है दैट विल बी इक्वल टू y1 + y2 + y3। इंडिविजुअल का जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसके बराबर। वेव्स की बात करते हैं तो सुपरपोजिशन, एक वेव दूसरे वेव के ऊपर फॉल हो रही है तो हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
नॉर्मल वे में हम लोग लिखते हैं द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज y इज इक्वल टू वेक्टर y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस डॉट 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 yn। ठीक, नेक्स्ट the ratio of amplitudes of electric and magnetic field is always constant, ratio of amplitude of electric and magnetic field is constant. Constant is c मतलब speed of light, which is equal to 3 into 10 raised to 8 meter per second. अब आपको ये नया वर्ड लगेगा कि आपने E0 लिखा और एम्पलीट्यूड वर्ड यूज किया, इसका मीनिंग क्या होता है? तो बेटा जब भी हम लोग वेव्स की बात करेंगे, वेव्स की अपनी एक पीक वैल्यू होती है ना? वेव जो भी होगी उसकी ये पीक वैल्यू होती है। ये जो पीक वैल्यू है वो कहलाती है उसका एम्पलीट्यूड। समझ में आता है? वो जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती है, हम लोग वर्ड यूज करते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ठीक है, अब यही एम्पलीट्यूड हम लोग किसके लिए ले रहे हैं? ये एम्पलीट्यूड हम लोग ले रहे हैं E0 के लिए, E के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड में वेव ने जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किया E0, उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डन बाय द वेव इज B0। तो ये जो B0 है ये उसके एम्पलीट्यूड को यानी उसकी पीक वैल्यू को डिनोट करेगा। मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू। जब अपन करंट पढ़ेंगे तो अपन करंट को भी बोलेंगे I0। तो जो भी पीक वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम, या इट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, या इट इज कॉल्ड एज पीक वैल्यू। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन या पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड, इन सबको हम लोग 0 लिखकर डिनोट करेंगे। 0 नीचे ही आएगा, इट इज E0 अपॉन B0। ऊपर नहीं लगाना, 0 नीचे ही लिखने का। तो फॉर्मूला इज E0 अपॉन B0 इज इक्वल टू C, which is equal to 3 into 10 raised to 8 meter per second। जैसे ही हमारे पास में वेव वर्ड आता है, इट इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक जनरल वर्ड अगर वेव हमारे पास आ रहा है तो वेव के पास अपनी कुछ फिक्स प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है। वो फिक्स प्रॉपर्टी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ और उसका एम्पलीट्यूड। ये तीन प्रॉपर्टी, वेव कोई सी भी हो, कोई भी वर्ड अपन कॉमनली एक वेव वर्ड यूज कर रहे हैं, वो लाइट हो, वो साउंड हो, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, कोई भी चीज जो वेव की प्रॉपर्टी शो कर रही है, इट हैज फ्रीक्वेंसी, इट हैज वेवलेंथ, इट हैज एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी ये इसलिए भी कर लो कि आपको कॉमन फॉर्मूलेज वापस से याद भी आ जाए, जो मैं यहाँ नहीं पढ़ा रही हूँ चैप्टर में, वो भी एक बार रिकॉल हो जाए। फ्रीक्वेंसी is equal to number of waves passing through a point in a
सेकेंड या इन द गिवन टाइम। क्या बोल रहे हैं, ये एक पॉइंट हमने ले लिया, इस पॉइंट पर कितनी वेव्स पास हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड एज वेवलेंथ विच इज डिनोटेड बाय लैम्डा। क्रस्ट का मतलब ये ऊपर वाले जो पार्ट्स होते हैं ये कहलाते हैं क्रस्ट, और नीचे वाले ये जो होते हैं these are called as ट्रफ। ये क्रस्ट, ये वाला ट्रफ। So the distance between two consecutive crusts or two consecutive troughs is called as wavelength। इतना भी पता चलेगा। थर्ड आया एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किससे बोलते हैं, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब ये जो लाइन जा रही है ये उस वेव की मीन पोजीशन है, यहां से वो मैक्सिमम कितना ऊपर या मैक्सिमम कितना नीचे गया वो वेव का कहलाता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। कोई भी वेव हो उसके पास अपनी प्रॉपर्टी होगी विच इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। इसका मतलब एम्पलीट्यूड जो है वो हमेशा मैक्सिमम डिस्टेंस को डिनोट करेगा, सॉरी इट डिनोट्स मैक्सिमम डिस्टेंस, और इस मैक्सिमम डिस्टेंस को हम लोग नाम देंगे पीक वैल्यू। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस हुआ, ये वैल्यू जो भी होगी, जो भी हम मेजर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज पीक वैल्यू। इन सब के अलावा अपन जब फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड इनकी बात करते हैं तो हमारे पास कुछ जनरल फॉर्मूले होते हैं, जैसे C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये जनरल फॉर्मूले जो अपन ने 11th में कर लिए वो भी हमें पता होने चाहिए कि C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। जब तक डी ब्रॉगली वर्ड नहीं आता तब तक अपन H/mv यूज नहीं करते। डी ब्रॉगली वर्ड आते ही हम लोग वर्ड यूज करते हैं लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। ये अपने को पता ही होने चाहिए कि न्यू का ये फॉर्मूला है, सी का ये है, लैम्डा का ये है, ये बाय डिफॉल्ट कैरी फॉरवर्डेड है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, द एनर्जी इन EM wave, the energy in EM wave is equally divided between electric and magnetic field, equally divided between electric and magnetic field. ठीक, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, इफ एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, if average electric energy density is UE and average average electric energy density and average magnetic energy density, average magnetic energy density is UB, then UE is equal to UB। U जो है वो एनर्जी को डिनोट कर रहा है,
ई इलेक्ट्रिक फील्ड को, यू एनर्जी के लिए और बी मैग्नेटिक फील्ड के लिए। हमने बोला कि एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इट मींस दैट UE is equal to UB। फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक के लिए। मैग्नेटिक के लिए आपको समझाया था कि अगर एप्सिलॉन 0 ऊपर गए तो म्यू 0 नीचे आ जाता है और ई स्क्वायर की जगह हो जाएगा बी स्क्वायर। अब इसमें जिस चीज की भी रिलेशन निकालनी हो, जो भी उन्होंने न्यूमेरिकल में पूछा हो, ई स्क्वायर बी स्क्वायर जो भी पूछा, और नहीं तो देखो एक डेरिवेशन भी बन गया इससे। क्या डेरिवेशन बना? अपन ने अभी C का फॉर्मूला लिखा था, देखो वो बनता है कि नहीं बनता। अपन लिखते हैं E स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये वाला यहाँ लेकर आ गए, एप्सिलॉन 0 नीचे लाए, इट इज म्यू 0 एप्सिलॉन 0। E अपॉन बी होता है C के बराबर, तो C स्क्वायर, स्क्वायर का इधर भेज देंगे तो हो गया अंडर रूट। हमने फॉर्मूला डिराइव कर दिया, C इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू 0 एप्सिलॉन 0।